हो गया। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सत्या सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब की बेहतरीन क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, जो आपके एसएससी जीडी के एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए जो प्रीवियस ईयर्स की क्लासेस थी वो चलाई जा रही हैं, उन्हीं क्लासेस की सीरीज में आज हम लोग चलिए देखते हैं क्लास। अभी आ गए, ठीक। चलिए चालू करते हैं क्लास को। ये हमारा आपका फोर्थ एग्जाम, आज का हम लोग चौथी क्लास देख रहे हैं। इसमें यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका वर्ष 2020, ठीक है। तो वर्ष 2020 का आपका पूछा गया है यहाँ पर आपका 2020 की जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप न्यूज से किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती थी, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से भारतीय खिलाड़ी ने 2020 की चैंपियनशिप जीती थी। तो 2020 में ही आपकी प्रतियोगिता आपकी किसने जीती थी? निहाल सरीन ने ये जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप में आपकी एक पदक जीता थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? आपका निहाल सरीन होगा। आगे देखिएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? लाल लेटराइट, जलोढ़, काली और मरुस्थलीय मिट्टी। तो यहाँ पर देखा जाए, अगर हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी मिट्टी है जो आपकी काजू जैसे फसलों के लिए या फिर जो हमारे आपके गर्म मसाले जैसे आपके होंगे उनके लिए, तो यहाँ पर देखिएगा कि लाल लेटराइट, जलोढ़, काली और मरुस्थलीय मिट्टी की बात करते हैं। तो यहाँ पर भारत के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में और जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है इसमें, ठीक है, यहाँ पर एक मिट्टी पाई जाती है जिसका नाम होता है लैटेराइट मिट्टी, ठीक है। कौन सी मिट्टी? लैटेराइट मिट्टी। ये एक लैटिन लैंग्वेज के वर्ड लेटर से बनी है और इस लेटर का अर्थ होता है आपके ईंट। तो इसकी प्रॉपर्टी ईंट के जैसी होगी, लाल कलर की होगी। अगर लाल कलर है तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता होगी। दूसरी चीज, अगर बात करते हैं ईंट की, तो जैसे ईंट सूखने पर कठोर और भीगने पर मुलायम होती है, मिट्टी भी उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करती है। अगली बात करते हैं कि लेटराइट मिट्टी की, ये पाई कहा जाएगी। ये पाई उन क्षेत्रों में जाती है जहां पर 200 सेंटीमीटर से क्या हो, आपके अधिक वर्षा हो। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, ठीक है, यहाँ पाई जाती है। उसके अलावा ये पाई जाती है कहाँ पर? आपके जहां पर आपके 22 डिग्री सेल्सियस से क्या हो, आपका ज्यादा का तापमान हो, ठीक। तो ऐसे केस पर क्या होगा? ये आपके उन क्षेत्रों में पाई जाएगी लेटराइट मिट्टी। तो भारत के जो तटीय राज्य हैं, ये केरल और केरल का मालाबार, ये जो कर्नाटक का तट है, आपके ईस्ट में आपके तमिलनाडु का आपके कोस्ट, कुछ आपका आंध्र प्रदेश साइड में और नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी पाई जाएगी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? लेटराइट होगा। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित से किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत में आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अवमानना का लिए दंडित करने का कार्य। देखिए, ये अवमानना का आपका जो केस है, अवमानना एक प्रकार से मान लीजिएगा किसी भी प्रकार की अवहेलना या किसी भी प्रकार का अपमान। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वो आपके किसी भी ऐसे व्यक्ति, संस्था या निकाय को दंडित कर सकता है जो सुप्रीम कोर्ट की आपकी बात की अवहेलना करते हैं या उनका अपमान करते हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पर आपका आर्टिकल 129 और 142, ठीक है, 129 और 142 को याद रखिएगा। 100 और 29-42 के अंतर्गत में सुप्रीम कोर्ट को क्या है, आपका दंडित करने का अधिकार दिया गया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को। इसी के अंतर्गत में यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय, ठीक है, यहाँ पर किसको? इनको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय के रूप में भी आपका क्या किया गया है? घोषित किया गया है, ठीक है। जो ये आपके न्यायालय होंगे, ठीक है, जो इसके अंतर्गत में जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होंगे, इनको जो भी आपकी कार्यवाही होगी वो सारी के सारी किसके रूप में होगी? यहाँ पर अभिलेख के रूप में होगी। मतलब कैसी होगी? लिखित कार्यवाही होगी, जिनके द्वारा दिए गए निर्णय आगे के लिए, भविष्य के लिए क्या बनते हैं? आपकी एक पैमाना बनते हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही या निर्णय लिए जाते हैं। तो आप इसका आंसर क्या होगा? 149 एंड 152। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक कब जीता? यहाँ पे क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार कब जीता। देखिए क्या, ये आपका पदक जीता भारत आपका 1951 में। और एक बात हमें ये भी याद रखनी है एशियन गेम से ही जुड़ी हुई, कि जो फर्स्ट एशियन गेम्स है, ठीक है, फर्स्ट एशियन गेम है, ये कहाँ पर होते हैं? आपके दिल्ली में होते हैं, ठीक है। पहले एशियन गेम कहाँ होंगे? दिल्ली में होंगे। और होंगे कब? 1951 में होंगे, ये भी याद रखिएगा।
तो 1951 में जो पहले आप एशियन गेम दिल्ली में हुए थे, उसी में भारत ने क्या जीता था, फुटबॉल प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीता था। इस बार का फीफा वर्ल्ड कप है, ठीक है, इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप है इसकी बात हो ही रही है, तो इस बार का फीफा वर्ल्ड कप कौन सा है, 22वां फीफा वर्ल्ड कप है, जिसको जीता है किसने, आपका अर्जेंटीना ने जीता है। अर्जेंटीना ने किसको हरा के जीता है, ये हरा के जीता है उसने फ्रांस को हरा के। और यहाँ पर जो अर्जेंटीना का फुटबॉल वर्ल्ड कप है, ठीक है, ये जो आपका ये पूरा इवेंट था, ये कहाँ पर हुआ है, कतर में हुआ है। याद रखिएगा कहाँ पे, कतर में। अगला कहाँ पर होगा, अगला होगा आपका यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, इन 3 देशों में संयुक्त रूप से होगा, इसको भी याद रखिएगा। चलो आगे देखते हैं। पावक स्टेटस सबको पता है किसका नाम होता है, आपका मोर का नाम होता है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने को। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम के अंतर्गत में नेपाल को किए जाने वाले फंड ट्रांसफर की सीमा बढ़ाकर प्रति लेन देन तक कितनी कर दी थी। मतलब अगर नेपाल को आप यहाँ से बाहर से फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम लिमिट आपके आरबीआई द्वारा कितनी कर दी गई थी। यहाँ पर आपका उस समय के अकॉर्डिंग जो लिमिट थी कितनी कर दी गई थी, 2 लाख रुपए कर दी गई थी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आपका, 2 लाख होगा। ये उस समय 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी होगा और ये अगस्त का करंट था, तो दिसंबर 2021 के पेपर में पूछा गया था। निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमें समझना है कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जैव अपघटनीय रूप है। जैव अपघटनीय मतलब किसी भी हमारे आपके जो ठोस होगा, कोई भी सॉलिड आपका कंपोनेंट होगा, उसको अगर हम आपके जैविक कारकों से क्या कर सकें, उसको अपघटन कर सकें, उसको तोड़कर समाप्त कर सकें। तो कांच ना जीवों द्वारा, प्लास्टिक, टायर, किसी के द्वारा आपके जीवों द्वारा आपके खत्म नहीं होते हैं, लेकिन जो कंपोस्ट खाद एक का प्रकार होती है, कंपोस्ट होती है, ये क्या होती है, आपके जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा, जो आपके माइक्रोबैक्टीरिया वगैरह होते हैं, इनके द्वारा टूट के खत्म हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। बाकी आप सब देख सकते हैं, इनमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। अगला देखें, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संस्थापक निगम कौन से। आयोग ने क्वेश्चन पूछा था, आयोग ने किस हिसाब से पूछा है हमें नहीं पता है, लेकिन लॉजिकली ये क्वेश्चन है गलत। आयोग का जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक, ठीक है, यहाँ पर 2 विश्वविद्यालय अलग अलग हैं। एक आपका कौन सा है, नालंदा। नालंदा के विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर बात करते हैं, इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक हैं कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, कुमार गुप्त, ठीक। और अगर बात करते हैं किसके, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, तो इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, आपके धर्मपाल हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर धर्मपाल बनना चाहिए, लेकिन अब आयोग किस हिसाब से मानता है वो आयोग पर निर्भर करता है। तो आप लोग धर्मपाल कर दीजिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों आपका गलत है यहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आपका, ए होगा, धर्मपाल। आगे देखिएगा, 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन आईडीए द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। देखिएगा, नेशनल मिल्क डे की बात की जा रही है, तो नेशनल मिल्क डे आपसे कब पूछा गया है, ये होता है आपका कब, 26 नवंबर को, ठीक है। तो हर साल 26 नवंबर को क्या किया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ये जो राष्ट्रीय वाला दुग्ध दिवस है, ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है, 26 नवंबर को क्या होता है, जो वर्गीज कुरियन है, याद रखिएगा, वर्गीज कुरियन, इनका क्या होता है, जन्म दिवस होता है। और ये वर्गीज कुरियन कौन है, ये वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं, ठीक है। ये किसके जनक हैं, श्वेत क्रांति के जनक। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इन्होंने, इनके नेतृत्व में एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन फ्लड करके, जो दूध के उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पर कभी पूछा जाए तो आपको याद रखना है कौन सा, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड है जो किसके उत्पादन से संबंधित है, दूध के उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पर ये आपका 26 नवंबर को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बता सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब होगा, ठीक है। मैं कमेंट में आपका सबका वेट करूंगा, अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है, आपके वर्गीज कुरियन है। इन्होंने ही, इनके नेतृत्व में आपकी एक संस्था बनती है जिसका नाम होता है अमूल आनंद मिल्क यूनियन कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है, या लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। चलो अगला देखते हैं, तमलाडू या तमलाडू जनजातियों द्वारा मनाया जाता त्योहार है। देखिएगा, यहाँ पर आपसे आयोग जो एसएससी है वो आपसे जनजातियां, नृत्य, त्योहार, उत्सव, महोत्सव, ये बहुत पूछता है। और आपको हर सेट में एक क्वेश्चन हर सेक्शन का मिलेगा, ऐसा नहीं कि नृत्य से नहीं मिलेगा या उत्सवों से नहीं मिलेगा, हर सेक्शन से आपको एक एक आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका तमलाडू, ठीक है। यहाँ पर तमलाडू है, तमलाडू जो होगा ये कहाँ से होता है, आपका मिश्मी जनजाति के द्वारा। ये मिश्मी जनजाति कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की है। याद रखिएगा कहाँ की है,
अरुणाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट में ये हमारी आपकी जनजाति कौन सी है? मिश्मी जनजाति। अरुणाचल प्रदेश में एक्चुअल में क्या होता है, दो पहाड़ियां होती हैं। एक होती है डाफला पहाड़ी, ठीक, जो हिमालय से अलग है, और मिश्मी, ठीक है। डाफला और मिश्मी ये पहाड़ियां हैं। इन्हीं पहाड़ियों के क्षेत्र में क्या होती है, ये आपकी जनजाति पाई जाती है, उसके द्वारा नृत्य परफॉर्म होता है। ऐसे ही क्या होता है आपका एक राज्य कौन सा और देख लीजिएगा, मेघालय। मेघालय में क्या होता है, यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया, ये तीन पहाड़ियां हैं, सभी आप इनके बारे में जानते हैं। गारो, खासी और जयंतिया जो तीन पहाड़ियां हैं, इन्हीं तीन पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ पर क्या है, तीन जनजातियां हैं। ये तीनों पहाड़ियां एक आर्क के फॉर्म में हैं। इसी वजह से क्या होता है कि जो आने वाले बादल होते हैं, एंट्री करने का तो बहुत बड़ा स्पेस मिलता है, लेकिन एग्जिट करने का नहीं। इसी वजह से इनका जो क्षेत्र है मासीनाम या चेरापूंजी, ये विश्व के सर्वाधिक वर्षालय स्थान में से है, ठीक है, एक है। तो मासीनाम आपको सबको पता है, विश्व का सर्वाधिक वर्षालय स्थान। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने किस देश है वर्ष में कुटनाडु की समुद्र तल से नीचे की प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण, देखिए अब ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको कभी ना पढ़ने में मिलेंगे और ना आप इनको देख सकते हो ना याद कर सकते हो। ये ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में कुछ मिलेंगे, इनके लिए कभी पेनी खोने की नीड नहीं है। RSSI का पैटर्न है ये, हर पेपर में अगर आपका 3-4 क्वेश्चन ऐसे रखेगा जो आपको जिंदगी में कभी नहीं पढ़े हुए होंगे, और आप इनके लिए कुछ भी कर लीजिएगा तब भी कवर नहीं हो सकते ये। यहाँ पर वर्ष 2013 में, अब वर्ष 2013 का क्वेश्चन पूछा गया 2021 के एग्जामिनेशंस में, और उसमें भी क्या है कि आपका एक ऐसी चीज है जो उस समय इंपॉर्टेंट रही होगी, 2014 में रही, उस समय 21 में की नहीं, पता नहीं। अगला देखिएगा, द एम्परस न्यू क्लॉथ, द एम्परस न्यू क्लॉथ किसके द्वारा आपके लिखी गई पुस्तक है? यहाँ पर आपके एम्परस न्यू क्लॉथ बात करता है, देखो एक बुक से क्वेश्चन जरूर आता है, बुक वाले सेक्शन से क्वेश्चन जरूर आता है। यहाँ पर द एम्परस न्यू क्लॉथ किसकी है? हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की। आपको हर एग्जाम में एक या दो किताबें जरूर मिल जाएंगी, तो जितने भी रिसेंट की बुक्स हैं आपके पिछले 8-10 महीने की पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूछी जाती हैं। द एम्परर्स न्यू क्लॉथ ये वैसे कोई फेमस बुक हुई पहले की, वैसे पूछी जाती हैं। तो एम्परर्स न्यू क्लॉथ किसकी? हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की है। आगे देखिएगा, अक्टूबर 2020 में भारत ने अपनी किलो क्लास पनडुब्बियों में से एक INS सिंधुवीर को किसको देने का फैसला किया है? यहाँ पर अगर पूछा जाए कि भारत ने अपनी पनडुब्बी को किसको देने का फैसला किया, तो यहाँ पे एक पनडुब्बी कौन सी थी आपकी? सिंधुवीर थी। ये अक्टूबर 2020 का है, जो आपसे से पूछा जा रहा है 2021 में, एक साल बाद। ये किसको दी गई थी? भारत द्वारा म्यांमार की नौसेना को दी गई थी। तो यहाँ पर म्यांमार की नौसेना को हमने क्या किया था? एक पनडुब्बी दे दी थी। चलिए मुझे कमेंट करके बताइएगा, भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? ठीक है, भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी वॉर एक्सरसाइज होती है, सैन्य अभ्यास होता है? बताइएगा कमेंट करके। आगे देखते हैं, निम्न में से किसने एडिलिगेओ हुरुन परोपकार सूची 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो यहाँ पर आपके जो हारून की आपकी जो ग्लोबल इंडेक्स आती है परोपकारियों के दानवीरों की सूची में, इसमें टॉप किया था 2020 में किसने? आपके अजीज प्रेम जी ने। ये जो अजीज प्रेम जी हैं, ये संस्थापक है किसके? विप्रो कंपनी के। विप्रो जो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, तो विप्रो के संस्थापक अजीज प्रेम जी ने 2020 में क्या किया था? सबसे ज्यादा, अच्छा अजीज प्रेम जी का था, वो पिछले कई सालों से लगातार टॉप पर थे। 2021 में कुछ इंडेक्सेस में आपको गौतम अडानी का नाम मिल जाता है, वो आपके सूची में टॉप करते हैं, ठीक है। तो उस 2020 के अकॉर्डिंग कौन थे? अजीज प्रेम जी थे। करंट का क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? नमक सत्याग्रह की बात क्या की बात करता है स्मारक की? तो गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और पुदुचेरी की। तो ये कहाँ पर है आपका? गुजरात में स्थित है। सबको पता है कि यहाँ पर क्या हुआ था, एक नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने अपना क्या किया था? दांडी यात्रा की थी, दांडी मार्च किया था। ये दांडी यात्रा कहाँ से कब तक होती है? ये दांडी यात्रा चालू होती है 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक। तो 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक की ये पूरी आपकी दांडी यात्रा हुई, जिसमें आपके गांधी जी ने क्या किया? इस यात्रा को चालू अपने 78 अनुयायियों को, ये भी याद कर लीजिएगा कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायियों के साथ में उन्होंने 241 मील की पैदल यात्रा की, और ये यात्रा उन्होंने चालू की थी अपने साबरमती आश्रम, जो कहाँ पर है? अहमदाबाद। और यहाँ से लेकर अहमदाबाद से लेकर कहाँ तक गए थे? ये दांडी नामक स्थान तक। दांडी जो वर्तमान में नवसारी जिला आपका जो है, आपका नवसारी स्थान है गुजरात में, वहां तक पड़ता है। तो इसी दांडी यात्रा से आपके क्या हुआ? यहीं पर आपका नमक संग्रहालय कहाँ पर हो गया? गुजरात में हो गया। और इसी दांडी यात्रा से याद कर लीजिएगा, इसी से 1930 में एक आंदोलन चालू हुआ था,
सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम लोगों ने प्रीवियस जो क्लास पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि सबसे पहले महिलाओं की सबसे बड़ी भागीदारी किस आंदोलन में थी, होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, तो ये आपकी होगी दांडी यात्रा। अगला देखिएगा, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत में आपका मिंटो है, अलेक्जेंडर रीड है, वॉरेन हेस्टिंग्स और डलहौजी हैं। मैं इनको लॉर्ड तो बोलूंगा नहीं, ठीक है, मिंटो, अलेक्जेंडर रीड, वॉरेन हेस्टिंग्स और डलहौजी हैं। तो अगर बात किया जाए रैयतवाड़ी की, देखिएगा रैयत व्यवस्था थी, भारत में 3 प्रकार की व्यवस्थाएं थी। रैयत, रैयत का अर्थ होता था किसान, जब लगान वसूली सीधे किसानों से की गई वो। दूसरी व्यवस्था थी महालवाड़ी, महाल, महाल का अर्थ होता था कोई भी आपका गांव या क्षेत्र, जो क्षेत्र से या गांव से लगान की वसूली थी वो। ठीक है, और एक आपकी व्यवस्था थी जिसको बोलते थे स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, कौन सा बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। तो ये जो स्थायी बंदोबस्त था, इसी से भारत में क्या हुआ कि ठेकेदारी या आपके बोल सकते हैं जमींदारी प्रथा की शुरुआत होती है। तो जो स्थायी बंदोबस्त था वो चालू करने वाले इंसान कौन थे, कॉर्नवालिस थे। कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। ये चालू करने वाले इंसान थे हाल्ट मैकेंजी थे। ठीक है, हाल्ट मैकेंजी। और ये जो आपकी व्यवस्था रैयतवाड़ी थी किसके द्वारा थी, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा चालू की गई थी। तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने कौन सी व्यवस्था चालू की है, रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में चालू की है। याद कर लीजिएगा, भारत में ब्रिटिश शासन के जो आर्थिक प्रभावों के अंतर्गत में ये 3 प्रकार की आपकी लगान वसूली की आपकी व्यवस्थाएं एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान द्वारा द्विसदनी प्रणाली किस देश से ली गई है। जहां पर कहीं भी द्विसदनी की बात हो या कहीं भी आपके अगर क्या हो, सदनी, सदनी से मतलब क्या होता है, संसद से होता है। तो जो संसद आधारित व्यवस्थाएं होती हैं सारी की सारी हमने कहाँ से ली है, यूनाइटेड किंगडम से ली है। याद रखिएगा, संसद की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, संसद से संबंधित जो भी चीजें हैं मोस्टली हमने कहाँ से ली हैं, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से ली हुई है। अब यहाँ पर समझ लीजिएगा क्या होता है संसद की, तो यहाँ पर जो ब्रिटेन को होता है, ब्रिटिश संसद को, एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन समझ लीजिएगा, ब्रिटिश संसद को क्या कहते हैं, ब्रिटिश संसद को विश्व संसदीय परंपरा या संसद की जननी कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, विश्व संसद की जननी कौन है, आपके ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली या ब्रिटेन के संसद। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया है। आप सभी को पता है आयरलैंड से हमने क्या लिए हुए हैं, डीपीएसपी, नीति निरीक्षक तत्व, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची ली है। अगला है, भारतीय अर्थशास्त्री अमर सेन को मई 2021 में, करंट का क्वेश्चन उस समय का था ये आपका, कि सामाजिक विज्ञान श्रेणी में शीर्ष आपका पुरस्कार जो है प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड इसके दिया गया। तो देखिएगा ये अवार्ड कहाँ का, आपका आपका स्पेन के द्वारा उनको दिया गया था। अगर बात करते हैं किसको, अमर्त्य सेन जी की। ठीक है, जो ये अमर्त्य सेन है ये भारत के हैं और इनको 1998 में किसके लिए, आपका अर्थशास्त्र, ठीक है, किसके लिए, अर्थशास्त्र के लिए क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर नोबेल की बात करते हैं तो भारत के लिए जो आपका पहला नोबेल है, पहला नोबेल 1913 में मिलता है। और पहला नोबेल किसको मिलता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिलता है। किसकी कैटेगरी में, साहित्य की कैटेगरी में। याद रखिएगा किस कैटेगरी में, साहित्य की कैटेगरी में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, और भारतीय जो अंतिम पूर्ण रूप से भारतीय थे, कैलाश सत्यार्थी, उनको मिलता है। बाकी भारतीय मूल के और लोगों को भी मिला हुआ है बाद में। आगे देखिएगा, 2020 में कितने कृषि विधेयक पारित किए गए। अब ये देखो, उस समय बड़ी चर्चा में थे कि 3 कृषि कानून थे, इनका पूरे देश में बहुत भयंकर रूप से विरोध हुआ था। बाद में सरकार ने इन कानूनों को वापस ले लिया था। 2020 में कितने कृषि कानून थे, 3 कृषि कानून थे। अगला है, इनमें से कौन सा बैंक पूंजीकरण की समस्या से ग्रस्त था। ठीक है, और उसको बाद में आपके आरबीआई ने 2020 में उसका टेक ओवर कर लिया है, प्रबंधन संभाल लिया है। बंधन बैंक, एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक अभी भी प्रॉपरली ऑपरेट कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर एक जो बैंक था आपका, कौन सा बैंक, यस बैंक, इसमें वित्तीय अनियमितताओं, प्रबंधन की अक्षमताओं की वजह से क्या किया गया, इस बैंक को क्या कर लिया था, आरबीआई ने टेक ओवर कर लिया था। ये चीज समझ लीजिएगा। यहाँ पे आइडिया बैंक में भी क्या हुआ था, इसमें भी इश्यूज हुए थे। यहाँ पे जो इसकी आपकी डायरेक्टर थी आपकी चंदा कोचर, ठीक है, उनके पति दीपक कोचर, इन पे भी क्या हुआ था, वित्तीय नियमितताओं का आरोप है और इनके केस अभी भी चल रहा है। इनके अभी सीबीआई कोर्ट में इनकी भी पेशी हुई है रिसेंटली। अगला है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आपके शंकर लक्ष्मण, रिचर्ड एलन, वीरेन लकड़ा, पीआर सीजेस, 4 नामों में से 3 भारतीय हैं। अगर बात करें रिसेंटली आपके पीआर सीजेस, ये भारतीय हॉकी टीम के आपके खिलाड़ी और गोलकीपर, कैप्टन भी रहे कुछ समय के लिए। और ये जो पीआर सीजेस थे, इन्हें आपका अंतरराष्ट्रीय हॉकी टीम की कैप्टनसी भी मिलती है। लेकिन पूछा गया पहला, अगर यहाँ पर बात करें कि सिजारे पहले गोलकीपर की, तो कौन होंगे,
शंकर लक्ष्मण होंगे। पहले गोलकीपर कौन थे? शंकर लक्ष्मण, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर बात की जा रही किसकी, हॉकी की, तो याद रखिएगा जो हॉकी का वर्ल्ड कप है, ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप होने जा रहा है आपका, हॉकी वर्ल्ड कप ये कब है? 2023 में है। कहाँ पर हो रहा है? भारत में होगा। भारत में भी कहाँ पर होगा आपका? ये होगा आपका उड़ीसा में। उड़ीसा में भी कहाँ पर? आपका एक स्टेडियम है आपका, कौन सा? कलिंगा स्टेडियम। ठीक है, कौन सा? कलिंगा स्टेडियम, याद रखिएगा इस कलिंगा स्टेडियम में। और अभी उड़ीसा में ही आपका एक सबसे बड़ा आपका स्टेडियम बन के हॉकी का तैयार हो रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पर होगा। राउरकेला में स्टेडियम है वो, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष की गई थी? जो आपका कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय है, म्यूजियम है, इसकी स्थापना कब होती है? 1814 में होती है। और कलकत्ता में जो भारतीय संग्रहालय है, अगर इसकी बात किया जाए तो ये जो इंडियन म्यूजियम है, ये हमारा आपका सबसे सर्वप्रथम आपका जो संग्रहालय बनता है म्यूजियम, ये आपका कहाँ का है? आपका कलकत्ता का है। और ये भारत के जितने भी म्यूजियम है उनमें से आपकी क्या है? ये आपका सबसे बड़ा है। 1814 में आपका इसकी स्थापना कहाँ होती है? कलकत्ता में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? अगर आप इसको हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं किसकी? सारनाथ कुशीनगर लुम्बिनी की। जैसे यहाँ पर लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध जी का क्या होता है? आपका जन्म होता है। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। वर्तमान में ये आपका स्थान रुम्मनदेही नामक स्थान पर है। और रुम्मनदेही का जो अभिलेख है, यहाँ पर देखिएगा, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। रुम्मनदेही में जो आपका अभिलेख है, ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका लुम्बिनी में जन्म होता है। ठीक है, कुशीनगर में उनको क्या होती है? आपके निर्वाण की प्राप्त होती है, उनको निर्वाण मिलता है। ठीक है, और सारनाथ में क्या करते हैं? महात्मा बुद्ध अपने जीवन का प्रथम उपदेश देते हैं कितने? 5 ब्राह्मणों को। तो ये वाराणसी के पास में सारनाथ है। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं? प्रथम उपदेश देते हैं। और यहाँ पर जो प्रथम उपदेश की घटना होती है, सबको पता है, इसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना। ठीक है, क्या घटना है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो पहला उपदेश कहाँ पर दे रहे हैं? आपके सारनाथ में दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन में आपके सामने 1974, 70, 72 और 73। सबको पता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब है? आपका 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका 1972 में आएगा। अगर बात करते हैं किसकी? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की, तो ये आपका 1972 में है। इसी के अंतर्गत में क्या किया गया? बाद में एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, ये प्रोजेक्ट टाइगर कब का है? 1973 का है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का था। ये प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ से चलता है? ये चलता है कहाँ से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो पहले किसके नाम से था? हेली नेशनल पार्क के नाम से था। 1936 में एस्टेब्लिशमेंट होता है और ये भारत का प्रथम नेशनल पार्क था। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, किसके नेतृत्व में आपके चलाया गया था? कैलाश साखला, याद रखिएगा इनका नाम क्या था? कैलाश साखला के नेतृत्व में। इसलिए इनको बोलते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इनको क्या बोलते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये आपका जिम कॉर्बेट से आपका चलने वाला आपका ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है, कैलाश साखला के नेतृत्व में। ऐसे होता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, वो कौन होते हैं? आपके सलीम अली होते हैं। अगर ये बात करते हैं, एक और चीज देख लेते हैं जल्दी से, कुछ चीजें और। पर्यावरण, ठीक है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं, वो आपका 1986 का है। हाथियों के लिए जो संरक्षण अधिनियम आया था वो 1992 में होता है। वन संरक्षण अधिनियम है, वानिकी संरक्षण अधिनियम है आपका 1980 में है। कई सारे ऐसे अधिनियम है जो आपको मैंने बता दिए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। इकोलॉजी शब्द ओकियोलॉजी से बना है, तो ये किस शब्द से भाषा से है? यूनानी, स्पेनिश, लैटिन और फ्रांसीसी। देखिएगा, यूरोप की जो समस्त भाषा है, भारत में संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी मानी जाती है। यूरोप की भाषा मूलतः लैटिन लैंग्वेज से होती है, लेकिन यहाँ पर जो ओकियोलॉजी है ये आपका, वो किससे बना हुआ? आपका इकोलॉजी शब्द वो आपका लिया गया आपके यूनानी भाषा से। अगला देखिएगा, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान में किस राज्य में स्थित हैं? तो आप सबको पता है धौलावीरा और आपके लोथल कहाँ पर है? ये आपके कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। किसी का आंसर यहाँ पे गलत नहीं होगा। यहाँ पर आपके धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा ये आपका यूनेस्को की साइट में भी शामिल है, विश्व विरासत स्थल में। और ये भारत का कौन सा स्थल था? 40वां। इसको हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा हुआ है। धौलावीरा आपका 40वां स्थल था जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है, भारत का 40वां स्थल है। इसके अलावा 39वां जो आपका स्थल था, 39वां वो आपका तेलंगाना में कौन सा मंदिर था? रामप्पा मंदिर है। ठीक, कौन सा मंदिर है? रामप्पा मंदिर है 39वां। धौलावीरा 40वां है। धौलावीरा खास क्यों है? क्योंकि ये सिंधु सभ्यता के बाकी नगरों की अपेक्षा थोड़ा सा अलग बसा हुआ है।
इसमें आपके पश्चिमी टीले, पूर्वी टीले के अलावा एक टीला और था जिसको आपका मध्यमा टीला, मिडिल टीला कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक स्टेडियम के भी साक्ष्य मिले हैं। ये 2 चीज़ें केवल और केवल किसमें मिलती हैं? धौलावीरा में मिलती हैं, इसलिए धौलावीरा खास है। सबसे बड़े संकेताक्षर मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं धौलावीरा के बारे में। इसके अलावा बात करते हैं किसकी? लोथल की। लोथल एक आपका क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था, डॉकयार्ड था, जहाँ से क्या होता है आपका मम्मी के मॉडल वगैरह भी मिलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये आपके सारे के सारे स्थल कहाँ पर है? आपके गुजरात में है। आगे देखिएगा 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित से किस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया गया? तो यहाँ पर पोलियो, रेबीज, प्लेग, धनुस्तंभ। अगर हमसे पूछा जाए कि 2014 में देखो इसके पहले एक चीज याद रखिएगा, रेबीज। अभी रिसेंटली भारत में से एक कोई राज्य था गोवा, गोवा को रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया गया है 2014 में। लेकिन भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया गया है? आपका कौन सा? पोलियो। याद रखिएगा पोलियो मुक्त है भारत आपका कब से? 2014 से। बचपन में सबने 2 बूंद जिंदगी के पिए होंगे। बाकी प्लेग और टेटनस अभी भी आपके यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है। मुगल बादशाह अकबर के किस मंत्री ने 10 आला बंदोबस्त की शुरुआत की थी? मिर्जा अजीज कोका है, अब्दुल रहीम है, बैरम खान, अब्दुल रहीम खान खाना, बैरम खान और राजा टोडरमल। देखिएगा ये जो 10 आला बंदोबस्त है ये आपका भूमि बंदोबस्त है, किसके द्वारा चालू किया गया था? दीवान राजा टोडरमल के द्वारा। तो ये जो दीवान राजा टोडरमल थे इन्होंने सबसे पहले आपके गुजरात में क्या किया गया था कि ये आपका 10 आला बंदोबस्त नामक प्रणाली की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत में जो भूमि का आपका जो मापन था वो दशमलव आधारित पद्धति पे था और इसके आधार पे भूमि को अलग अलग भागों में बांट के उपज के आधार पे क्या की गई थी? लगान की वसूली की गई थी। तो ये आपके इसके द्वारा था, टोडरमल के द्वारा था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल से संबंधित है? अब उस समय दुर्योधन सिंह नेगी का 2021 में निधन हुआ था। पूछा गया था किस खेल से संबंधित है? दुर्योधन सिंह नेगी संबंधित है किससे? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो उस समय करंट का क्वेश्चन है ये। आगे देखिएगा किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया? यहाँ पे 26वें, 25वें, 27वें और 24वें। यहाँ पे क्या किया था? 26वां संविधान संशोधन। ठीक है, 26वां संविधान संशोधन जो होता है आपका 1971 में। तो 1971 में इस आपके संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? जो रियासतों के पूर्व जो उपाधि और विशेषाधिकार, जो इनको विशेषाधिकार मिले थे इन उपाधियों को आपके बोला जाता है किसके नाम से? प्रिवी पर्स के नाम से। याद रखिएगा किसके नाम से? प्रिवी पर्स के नाम से। तो कल को आपसे एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं कि प्रिवी पर्स अधिकारों को कब समाप्त किया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 1971 के द्वारा। इंदिरा गांधी ने इसी के बीच में 1971 में 24वां, 25वां, 26वां, 27वां ये सारे संविधान संशोधन 1971 में किए। तो 2400 से लेकर आपके पूरे जो 43 संविधान संशोधन है आपके ये सारे के सारे इंदिरा गांधी सरकार में किए गए। उस समय इंदिरा गांधी सरकार बहुत ज्यादा पावरफुल थी, उसी का रिजल्ट ये है उन्होंने इतने सारे आपके क्या किए? संविधान संशोधन किए गए। उनमें से 42वां सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी को जानते हो। विच ग्रेट ट्रैवलर रोड द बुक द ग्रेट तंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन? ठीक है, तो जो आपके तंग डायनेस्टी थी उस पर आपके बुक किसने लिखी है? फाहियान अल-बुरूनी, निकोलो कॉन्टी, जुआनज़ैंग। तो ये आपका इसका आंसर क्या होगा? आपका ए होगा। ठीक है, इन्होंने आपके क्या किया गया था? ये तंग डायनेस्टी पे बुक लिखी थी। अगला है वर्ष 2020-21 के बजट के अंतर्गत में कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? संपत्ति, लाभांश वितरण, प्रतिभूति लेन देन और कॉर्पोरेट कर। तो बात की जाए किसकी? तो संपत्ति कर, प्रतिभूति लेन देन, कॉर्पोरेट अभी भी चल रहे हैं। यहाँ पे खत्म कौन सा हो गया है? बी आपका लाभांश वितरण कर। आगे देखिएगा निम्नलिखित से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? जहांगीर का मकबरा, एतमुद्दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो कहाँ पर है वो आपका फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। और अकबर का मकबरा ये कहाँ पर है? सिकंदरा में है। ठीक, एतमादुद्दौला का मकबरा ये कहाँ पर? आगरा में। बाकी ये जो आपके ये दोनों प्लेस है ये भी कहाँ पर स्थित है? आपके आगरा में ही स्थित है। जहांगीर का मकबरा ये कहाँ पर है? लाहौर में। ये कहाँ पर? लाहौर में। लाहौर में रावी नदी के किनारे आपके शाहदरा में क्या हुआ था? स्थापना हुई थी किसकी? ठीक है, इस मकबरे की। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा मकबरा है जो भारत के बाहर स्थित है मुगल शासक का? तो यहाँ पर आपका जहांगीर का मकबरा होगा। कहाँ पर है? लाहौर में। अगला देखिएगा द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित से किसने लिखी थी? तो अल्केमिस्ट पुस्तक की अगर बात की जाए तो किताबें आपको मिल रही हैं, दो किताबें मिल गई एक ही क्लास में आपके अलग सेट में, हर सेट में एक किताब है आपका। तो यहाँ पे कैथरीन बर्न्स थी, इन्होंने आपकी पुस्तक लिखी थी कौन सी? अल्केमिस्ट करके एक बुक लिखी हुई है इन्होंने। अगला देखिएगा लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता कब शुरू हुई? अभी हम लोगों ने लोथल पढ़ाया हुआ है कहाँ पे? तो लोथल की खोज किसने की थी? लोथल की खोज किसने? एसआर राव ने। लोथल की खोज किसने की? एसआर राव ने की। लोथल जो आपका शहर है एकमात्र ऐसा शहर है, याद कर लीजिएगा, जिसमें जो सड़कें होती थी ये आपके मुख्य सॉरी
लोथल एकमात्र ऐसा शहर है जिसमें दरवाजे जो होते थे, ये दरवाजे आपके कहाँ खुलते थे? मुख्य सड़क पर खुलते थे। लोथल एकमात्र ऐसा शहर जहाँ पे दरवाजे कहाँ खुलते थे? मुख्य सड़क पर खुलते थे, बाकी सारे आपके शहरों में पश्चिम की ओर खुलते थे। अगला देखिएगा, गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है? जो क्वार्टर सर्वोच्चता तक पहुंचाने वाला सबसे तेज कंप्यूटर, मतलब कम से कम समय में अगर आपका क्या होगा, कैलकुलेशन होगा तभी अच्छा होगा। तो ये उस समय के करंट का क्वेश्चन था, 2 सेकंड में आपका कंप्यूटर आपका कैलकुलेट कर लेता है। अगर देखिएगा फरवरी 2018 में कितने राज्यों ने प्रायोगिक, अब 2021 में फरवरी 2018 का करंट पूछ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या था उस समय हमारा आंसर क्या था? 6 राज्यों ने आपकी स्वजल योजना को आपका क्या किया था? चालू किया था। ठीक। अगला देखिएगा, इज एन एनुअल अलाउंसेस फॉर वेयर एंड फेयर ऑफ कैपिटल गुड्स। तो ये हमारा आपका क्या? डिप्रेशन, एक्सेलेरेशन, एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्या था? आपका डिप्रिसिएशन आपका क्या होगा? आंसर होगा। लेक्चर कार्ड सारा हिल गया। अगला है रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। रेपसीड की बात करते हैं। हाँ, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा कि रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के किस राज्य में है? तो यहाँ पर आपका देख लीजिएगा कि तिलहन उत्पादन में आपका क्या है? रेपसीड मस्टर्ड माने आपके जो तिलहन जो आपके ऑयल वाले पौधे होंगे उनके लिए मस्टर्ड का मतलब ही होता है यहाँ पर आपका सरसों। ठीक है, तो इसका अनुसंधान आपका कहाँ पर? आपका राजस्थान राज्य में। याद रखिएगा, सरसों उत्पादन में आपका राजस्थान आपका क्या है? प्रथम आपका राज्य है। तो ये ऐसे केस में इसका जो अनुसंधान केंद्र है वो भी कहाँ पर होगा? राजस्थान में। याद करने के लिए आसान है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? देखिएगा, मैंने बोला है कि आपको एसएससी के पेपर में बुक करंट की जो भी आपकी है नृत्य राज्यों के और त्योहार उत्सव ये जरूर पढ़ने आपको। देखिए हर सेट में मिल रहा है। यहाँ पर आपका सिक्किम राज्य का पारंपरिक नृत्य शैली कौन सी? आपकी चुटकी या हमारी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है। ठीक है, तो ये आज की आपकी क्लास रही जिसमें हम लोगों ने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ा हुआ। फिर हम लोग अगली क्लास को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग आपका फिर से पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।